नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो सीटेट अपर प्राइमरी एनसीईआरटी बेस्ड जैसे कि हम प्रश्न उत्तर आपको साइंस के करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 4 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 5 और कुल इसके अंतर्गत हम 20 प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपके लिए भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं जो पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि पानी के अंदर वायु का बुलबुला जो है किसकी तरह कार्य करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हम इसका उत्तर भी यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला लिखा है कि पानी के ऊपर वायु का जो बुलबुला है वो उत्तल लेंस की तरह, और पानी के अंदर यदि आपसे पूछा जाए तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। प्रश्न में पानी के अंदर पूछा गया था, इसलिए आपका अवतल लेंस यहाँ पर सही होगा। परंतु यहीं पर यदि पानी के अंदर ना पूछकर पानी के ऊपर पूछा गया होता तब आपका उत्तल लेंस जो है वो सही होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ कि किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। आभासी रंगीन और छोटा होता है, वास्तविक सीधा रंगीन और छोटा होता है, या वास्तविक उल्टा श्याम सफेद या श्वेत और छोटा होता है, या वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा होता है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा जो है वो होता है। तो किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब, ध्यान रखिएगा, वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा होता है, और प्रतिबिंब का रंग जो है वो बिंब के रंग का होता है। ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा कि यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का प्रेक्षण करें तो आप ये पाएंगे कि इसमें मूसला जड़ें और समांतर सिरा विन्यास है, मूसला जड़ें और जालिका रूपी सिरा विन्यास है, या रेशेदार जड़ें और जालिका रूपी सिरा विन्यास है, या रेशेदार जड़ें और समांतर सिरा विन्यास है। तो आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि रेशेदार जो जड़ें हैं और समांतर सिरा विन्यास है। तो किसी भी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक जब आप उखाड़ कर निरीक्षण करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो रेशेदार जड़ें होती हैं उसकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास जो है वो प्रेक्षित जो है वो होती हैं, और घास जो है वो एक बीजपत्री आवृत्त बीजी पादप होता है जो कि ग्रैमिनी जो है उसके अंतर्गत जो है वो आता है, और उसकी जो रेशेदार जड़ें होती हैं वो अपस्थानिक जड़ें जो है उसका रूपांतरण होती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालता है। आगे प्रश्न कह रहा है कि कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात अमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे जो है वो पचता है। तो इस जंतु का नाम क्या है वो आपको जो है वो पहचानना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, घड़ियाल, ऑक्टोपस, कछुआ या स्टारफिश, और आपको बताना है ये जो विशेषताएं हैं वो किसके आधार पर बिल्कुल सही हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि स्टारफिश, जिसे हम तारामीन के नाम से भी जानते हैं, ये संघ यदि इसका पूछा जाए तो इकाइनोडर्मेटा इसका जो सदस्य या संघ का जो है वो ये सदस्य है। अब इनकी जो विशेषताएं दे रखी हैं प्रश्न में, ये सभी ध्यान में रखिएगा कि जंतु कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसके कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालता है। तो जितनी भी विशेषताएं इन पर लाइन टू लाइन करके भी प्रश्न आपसे जो है वो पूछा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ कि मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहद्रांत की लंबाई जो है उसका अनुपात जो है वो क्या होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जो क्षुद्रांत है इसी को हम छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं, और जो वृहद्रांत है इसको हम बड़ी आंत के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको छोटी आंत और बड़ी आंत की जो लंबाई है उसमें अनुपात जो है वो बताना है। तो बात करते हैं उत्तर की। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 5:1। देखिए एक वयस्क मनुष्य की बात करें, क्षुद्रांत या जो छोटी आंत है उसकी लंबाई 7.5 मीटर तक जो है उसमें होती है जब बात की जाती है छोटी आंत की, और
बड़ी आंत की बात की जाए तो उसमें लगभग 1.5 मीटर तक जो है वो लंबाई होती है। अब एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो छोटी आंत है वो एक्चुअल में बड़ी होती है और जो बड़ी आंत है वो एक्चुअल में उसकी लंबाई जो है वो छोटी होती है। तो अब आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो लगभग 5:1 आपका जो है इस प्रकार से निकल आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 5वां कि मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम जो है उस पर क्रमशः कितना होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा होगा, फ़ारेनहाइट में बदलना होगा, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। उसका सूत्र होता है C/5 और बराबर F-32/9। ये जो है इसका सूत्र होता है। यहाँ पर आप मान रख के जो है जो तापमान है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि C जो है इसका मान आपका 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो यहाँ पर जब आप 37 डिग्री रखेंगे तो आपका जो मान है फ़ारेनहाइट में वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल कर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा के जो कुचालक हैं उनका जो है वो समूह चुनिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। निम्नलिखित में से आपको ऊष्मा के कुचालक का जो है यहाँ पर समूह चुनना है। तो चलिए आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि वायु हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, ये सभी आपके जो विद्युत हैं उसके कुचालक में आते हैं। अब विद्युत के कुचालक क्या होता है आप सभी जानते हैं कि जिन वस्तुओं में विद्युत या कह सकते हैं ऊष्मा उसका प्रवाह ना हो सके उसे हम कहते हैं कुचालक। तो लकड़ी है, प्लास्टिक है, वायु है, इन सभी में जो है वो नहीं होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। प्रश्न कह रहा है कि समुद्र समीर जो है उसका कारण क्या होता है? दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, या दिन के समय समुद्र जल का स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर खाली इतना अंतर है, यहाँ पर स्थल लिखा हुआ है, यहाँ पर समुद्र जल लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा ऑप्शन है रात्रि में समुद्र जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना, और चौथा कह रहा है कि रात्रि में स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा होना। तो 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो समुद्री जो समीर है उसका कारण होता है दिन का जो है समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं जहाँ से आप के प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दिन के समय यदि हम बात करें तो जब सूर्य चमकता है तो जो समुद्र है उसकी अपेक्षा जो स्थल होता है वो कह सकते हैं जल्दी गर्म हो जाता है। अब स्थल की वायु जो होती है वो समुद्र की वायु से जब अधिक गर्म हो जाएगी तो वायु गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। तो गर्म होकर ऊपर उठेगी, फैलेगी, तो फैलकर हल्की हो जाएगी। तो हल्की होकर जब ऊपर उठती है तो उस आधार पर आप कह सकते हैं कि स्थल पर निम्न वायु भार हो जाता है और समुद्र पर उच्च वायु भार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये दोनों चीजें आपने समझी। अब इसी प्रकार आप ये कह सकते हैं कि दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर आर्द्र तथा ठंडी वायु जो है वो चलती है। इसी को हम जो कि आपका प्रश्न में कह रहा था समुद्र समीर के नाम से जो है वो जानते हैं। तो यही आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ। तो प्रश्न है आपका कि कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर जो है वो लाल लिटमस पेपर पर डालता है, तो वह यह प्रेक्षण करेगा कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन लगभग थोड़े बहुत अंतर हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर उत्तर की बात करेंगे। 5 सेकंड का समय भी हम आपको दे रहे हैं, और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और लाल लिटमस पेपर जो है वो नीला हो जाता है। तो लिटमस जल में घुलनशील जो विभिन्न रंजक हैं उनका एक मिश्रण होता है। मैंने पिछले वाले पार्ट में बताया था, जो कि थैलाफाइटा समूह जो है उसके लिथेन नामक पौधे से जो है वो निकाला जाता है। सूचक की तरह इसका यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का जो आप लिक्विड ले रहे हैं तो उसकी पहचान के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। अब प्रश्न पर लौटते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रश्न में
कह रहा है ये आपका एक क्षार है। तो क्षार है, जो क्षार की प्रकृति मैंने क्या बताई थी कि जो नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, जबकि लाल लिटमस को जो है वो नीला कर देता है। तो यही आपका ऑप्शन बी में लिखा है कि नीले लिटमस पेपर पर कोई परिवर्तन नहीं होता है और लाल लिटमस पेपर जो है वो नीला हो जाता है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है नवा, यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा यानी कि मिट्टी मिलाएं और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरीके से हिलाएं ताकि जो मिट्टी है वो जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखे रहने दें। उसके पश्चात प्रेक्षण करने पर हम पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन जाती हैं। तो इन परतों का बीकर की तली से शीर्ष की ओर क्रम बताना है आपको, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर क्रम बताना है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। प्रश्न काफी अच्छा है और इस प्रकार के प्रेक्षण पर आधारित आपके काफी प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि बजरी, बालू, मृत्तिका, जल, ह्यूमस, ये आपका सही क्रम जो है वो हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं बगीचे की मिट्टी को बीकर में डालकर हिलाने पर और कुछ देर बाद उसे दोबारा से देखने पर बजरी, बालू, मृत्तिका, जल, ह्यूमस इस प्रकार जो है सीरियल से जो परत है वो जो है वो प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 10 की तरफ कि किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे जो अनाज हैं उनको उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा कैसी होनी चाहिए? दोमट और बलुई होनी चाहिए, मृणमय होनी चाहिए, बलुई और मृणमय होनी चाहिए, यानी कि मृणमय और दोमट। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि मृणमय और दोमट जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो दोमट मिट्टी होती है ये कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर रेत और जो चिकनी मिट्टी है उसके जो कण हैं उसका मिश्रण भी कह सकते हैं मिट्टी में आपको देखने को मिलता है। और दोमट मिट्टी में वृद्धि करती हुई जो जड़ें होती हैं वो आसानी से भूमि में प्रवेश कर जाती हैं। तो दोमट मिट्टी में इसीलिए गेहूं है, चना है, जो कि आपका ऑप्शन में मतलब प्रश्न में दे रखा था, गेहूं, चना, जौ, बाजरा, ये सभी आपको जो दलहनी फसलें हैं उसकी पैदावार अच्छी देखने को जो है इसलिए इसमें मिलती है। यही आपका प्रश्न जो है वो पूछ भी रहा था कि क्षेत्र की मृदा जो है वो कैसी होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 11 की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में जो है वो रखी रहती है तो इस पर एक हल्की परत जो है वो जम जाती है। तो ये हरा पदार्थ जो है वो होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो एक चीज यहाँ पर मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा कि जो आप ये सेट देख रहे हैं हमारा सेट नंबर 5, ये आपका लास्ट सेट होगा। 2 रीजन है यहाँ पर। पहला तो आपका इंटरेस्ट मुझे यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेट था, सेकंड सेट था, धीरे धीरे वहां से सेट में इंटरेस्ट जो है कम देखने को मिल रहा है। एक ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि और सब्जेक्ट भी यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। तो एक टोटल हमने यहाँ पर 5 सेट देख लिए हैं। वो आपको एक पेपर कैसा पैटर्न आएगा ये सारी चीजों को समझने में काफी जो है वो हेल्प करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है उसका मिश्रण। तो जब कोई कॉपर जो है उसकी प्लेट लंबे समय तक नम वायु जो है उसमें रखी रहती है तो इस पर एक हल्की परत जो जम जाती है, ये हरा पदार्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CuOH का होल ट्वाइस। और कॉपर कार्बोनेट का सूत्र होता है CuCO3। तो CuCO3 भी हो सकता है डायरेक्ट लिखा देखने को मिले, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ कि ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति किलोग्राम, जूल या किलो जूल प्रति किलोग्राम। इस टाइप से 4 ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं। आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो ये आपका जो है वो मात्रक होता है। और 1 ग्राम ईंधन के पूर्णतः दहन के फलस्वरूप जो प्राप्त ऊष्मा है उसको ईंधन का कैलोरी मान कहते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, एक बार पूछा जा चुका है आपसे कि 1 ग्राम ईंधन के पूर्णतः दहन के फलस्वरूप जो प्राप्त ईंधन है उसको हम कैलोरी मान के नाम से जो है वो जानते हैं।
मैंने आपको पहले भी वैसे बताया था कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप देखेंगे काफ़ी आपको टफ देखने को मिलेंगे। कोशिश कीजिए कि डेली उनको देखते रहिए। तो प्रश्न लेंदी हैं तो इसलिए मैं लेंदी ही लेकर आ रहा हूँ। आपको सरल यहाँ पर प्रश्न कराने का कोई मतलब भी जो है वो नहीं बनता है। तो प्रश्न चलिए देखते हैं अगला। टेडपोल जो है जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कार्यांतरण जो है वो वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कैल्शियम, ऑक्सीजन, आयोडीन या खनिज। आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आयोडीन जो है वो सही हो जाएगा। आप कह सकते हैं जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके उचित रूप में क्रियाशीलता के लिए जो आयोडीन है उसकी एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता जो है वो होती है। तो जो टेडपोल है जिसे हम मेढक का बच्चा कहते हैं, तो टेडपोल जो है इसके वृद्धि के लिए भी आयोडीन युक्त जो जल है वो आवश्यक जो है वो होता है। आपका ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 14 की तरफ। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीयमान अधिकतम होता है। सीएनजी का, डीजल का, द्रवित पेट्रोलियम गैस का या पेट्रोल का। और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर सभी के मैं यहाँ पर मान भी बता देता हूँ। जैसे कि पेट्रोल जो है जो कि आपका ऑप्शन डी में लिखा था, इसका उसमें मान 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। मैंने अभी मात्रा के ऊपर बताया था, KJ/kg करके भी लिख सकते हैं या किलो जूल प्रति किलोग्राम करके भी लिख सकते हैं। तो पेट्रोल जो है इसका ऊष्मीयमान होता है 45,000। डीजल की बात करें तो जो कि आपका ऑप्शन बी में लिखा है इसका भी 45,000 होता है। तो डीजल और पेट्रोल दोनों का जो है आपका 45,000 होता है। परंतु यदि सीएनजी की बात करें जो कि आपका ऑप्शन 1 में लिखा है, इसका होता है 50,000। तो ये सभी ऊष्मीयमान है। तो सीएनजी का क्या होता है 50,000 और सबसे ज्यादा हाई होता है एलपीजी का जो होता है 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। हो सकता है आपसे प्रश्न सीरियल से लगाने को भी दे दिया जाए कि इनको जो है आप जो ईंधन का ऊष्मीयमान है उसके आधार पर जो है वो क्रम से लगाइए, इसलिए यहाँ पर आपको ये भी याद होना चाहिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 15 की तरफ। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित जो अन्य गैसें हैं जैसे कि CO, मीथेन, ऑर्गन, ओजोन, जल वाष्प, इसकी सम्मिलित परसेंटेज जो है वो लगभग कितनी है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो जितनी भी यहाँ पर आप गैसें देख पा रहे हैं लगभग आप इनको अक्रिय गैसों के अंतर्गत देखते हैं या अन्य गैसों के अंतर्गत देखते हैं, उसी में आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी 1% जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि वायु में आप देखते हैं 78.08% या 78% तक लगभग नाइट्रोजन गैस आपको लिखी देखने को मिलती है। और बात करें ऑक्सीजन की तो आपको 20.95 करके भी लिखा देखने को मिलता है और कहीं कहीं आपको 21% भी लिखी देखने को मिलती है। तो ये जो है आपकी ऑक्सीजन गैस हो जाती है। और बाकी बची लगभग 1% जितनी भी गैसें हैं उनमें जो जितने भी ऊपर नाम लिखे हुए हैं ये सभी आ जाती हैं, मीथेन, ऑर्गन, ओजोन, जलवाष्प। तो आप कह सकते हैं वो लगभग 1% के लगभग जो है वो होती है। यहाँ पर वर्ड एक लगभग यूज किया है, इसीलिए आप इसे इस प्रकार से लगभग के अंदर रख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 16 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले जो हार्मोन है उसको स्रावित करती है। एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष या थायराइड। और आपको छांटना इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए ध्यान में रखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाला हार्मोन को स्रावित करती है। तो अग्नाशय जो है वो करता है क्या, स्रावित करता है जो शर्करा या जो मधुमेह उसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन। अब वो हार्मोन कौन सा होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है वो होता है जो कि अग्नाशय जो है वो स्रावित करता है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन से जो है ये शर्करा यानी कि मधुमेह जो है वो नियंत्रित होता है। और ये भी ध्यान में रखिएगा जो इंसुलिन है वो अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा जो कोशिकाएं हैं उनसे स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन जो है वो होता है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 17 की तरफ। प्रश्न आपका 17 है कि उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त
किए जाने के ढंग से अन्य से जो है वो भिन्न है। स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल या चुंबकीय बल, और आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं कि भिन्न कौन सा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी घर्षण बल जो है वो भिन्न होगा। अब किस प्रकार से होगा उसको समझिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है स्थिर वैद्युत बल्ब, ऑप्शन सी दे रखा है गुरुत्वाकर्षण बल, और ऑप्शन डी दे रखा है चुंबकीय बल। तो ये जो तीनों बल हैं वो आपके प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि जो घर्षण बल है वो आप कह सकते हैं प्रकृति में नहीं पाया जाता है। जबकि जो घर्षण बल है वो दो वस्तुओं के बीच गति का विरोध करने वाला बल जो है वो होता है। घर्षण बल की बात करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि सभी जो गतिशील वस्तु होती हैं उन पर लगता है, और इसकी जो दिशा होती है वो सदैव गति की दिशा के जस्ट अपोजिट यानी कि विपरीत जो है वो होती है। क्यों? क्योंकि दो घर्षण बल है वो दो सतहों के बीच संपर्क के कारण जो है वो उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 प्रश्न आपका कह रहा है कि कक्षा 7 के शिक्षार्थी जो हैं उनको गति और समय प्रकरण पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गति के उदाहरण जो है वो देती है। उसके द्वारा दिया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण जो है वो गलत है, ये आपको जो है वो बताना है। और चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार, दूसरा कह रहा है कि मैरी गो राउंड में बैठे लड़के की गति, तीसरा कह रहा है विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति, और चौथा कह रहा है बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट बॉल की गति। आपको छांटना है इसके द्वारा किया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण जो है वो गलत है, और पढ़ा वो कौन सा टॉपिक रही है, गति और समय। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति। तो ये आप कह सकते हैं विद्युतीय घंटी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, इसलिए जो घंटी है वो हथौड़े की गति का उदाहरण जो है गति और समय जो टॉपिक आपका है उसमें पढ़ाना जो है वो गलत है। ये आपका आता है किसमें, चुंबकीय प्रभाव जो है वो विद्युत घंटी धारा जो है उसके चुंबकीय प्रभाव का कार्य जो है वो करती है, तो उसी टॉपिक में आपका जो है वो आ जाएगा। बढ़ते अपने अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, तो लास्ट में जो प्रश्न देखेंगे। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो लाइक भी उड़ाते रहिएगा, चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको इसी प्रकार मिलते रहें और आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी होती रहे। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा जितने भी साइंस के जो है वो स्टूडेंट है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न आपका कि कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और चार ऑप्शन कह रहे हैं कि संबंधित संकल्पनाओं की गहन व्याख्या के द्वारा, शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध जो क्रियाकलाप हैं उनको कराकर, अच्छा गृह कार्य करवाकर, या विभिन्न उपविषयों पर अधिक सामूहिक चर्चाएं आयोजित करके। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा कौन सा सही होगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षार्थियों द्वारा हस्त सिद्ध जो क्रियाकलाप हैं उनको कराकर सबसे अधिक आप कह सकते हैं प्रभावी ढंग से जो आपका पदार्थों का पृथक्करण विषय यानी कि टॉपिक है वो जो है वो पढ़ाया जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, तो इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। उसको लेकर यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष या थायराइड, और आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी पीयूष, और ऑप्शन डी थायराइड। तो ऑप्शन ए बी सी डी या ऑप्शन का नाम टाइप करके वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य जो है वो बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट भी जो है वो समाप्त होता है। आपके कुल 20 में से कितने प्रश्न सही रहे अपना भी स्कोर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।